कहानी है आपकी। सबसे पहले तो ये कि एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी जाना यूथ का सपना होता है और वहाँ जाने के लिए एक बड़ी मेहनत करनी होती है। तो आपने पहले मेहनत की, आईआईटी पहुँचे और फिर उसके बाद अभी जो स्वरूप हमें आपको दिख रहा है। पहले तो वो कहानी कि आप आईआईटी जाने के लिए क्या मेहनत की, कैसे किया। तो इसमें तो सबसे पहले तो जो कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ ना, झज्जर में, तो मुझे तो 12th तक तो पता ही नहीं था आईआईटी के बारे में कि कुछ होता है। फिर वहाँ पे कोई तो आया था स्कूल के अंदर कि हाँ ये ऐसे से है, फिर उससे थोड़ा पता चला कि अच्छा ये कोचिंग वोचिंग भी, ये सब चीज़ें भी होती है। तो वो सब पता चल के फिर जैसे 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया, फिर दिल्ली गया, वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई की। तो फिर हाँ हो गया, मतलब माइंड तो शार्प था ही। कितनी रैंक आई आपकी IIT? मेरी थी 731। फिर उसके बाद वो रैंक आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनने के पीछे का मकसद, क्योंकि उस समय पे आमतौर पर CSIT जैसी फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाकी चीज़ें लोग जाते थे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनने के पीछे का मतलब पैसे से तो मेरे को पहले से भी नहीं था ना। आईआईटी तो मैं इसलिए जा रहा था कि बड़ा कॉलेज होगा तो घर वाले दूर जाने के लिए मना नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट में जाओगे तो बोलोगे इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना दूर क्यों जा रहे हैं। आईआईटी है तो मुंबई भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यही देखा था कि मुंबई जाना है, दूर जाना है। और फिर रैंक के हिसाब से मैं देखा कि ये एरोस्पेस सही चीज़ है यार, इंटरेस्टिंग होगा, कुछ पढ़ने वढ़ने में मज़ा आएगा भाई। तो उसके हिसाब से चूज़ किया। वो सब नहीं सोचा मैंने कि हाँ ये CS में ज़्यादा जॉब प्लेसमेंट लगती है, ये सब। एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, उसकी पढ़ाई करना, उस दौरान कैसे क्या रहा, और मतलब एरोस्पेस में जैसे गए स्टार्टिंग में, तो शुरू में तो एज ए जहाँ तो तुम जाते, जैसे हम तो इंग्लिश में नहीं बोलते थे स्कूल में भी, कहीं पे भी। और वहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर हो रहे, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी होती थी। पहली प्रेजेंटेशन तो गला ही सूख गया था मेरा क्योंकि वो बोलने भी नहीं आ रहा है वो। धीरे धीरे तुम सीखे। फिर हाल में जैसे मुंबई में एक्सपोजर मिला तो समझ में आया कि दूसरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाला डिपार्टमेंट था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने फिलोसफी के, ये सब के, पोस्ट मॉडर्निज्म, एपिस्टेमोलॉजी, ये स्टडी ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ पढ़ सकते थे वहाँ, मतलब ह्यूमैनिटीज, मतलब वैसे डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्टिव कोर्स होते हैं, तुम कोई कुछ कोर्स हाँ दूसरे डिपार्टमेंट में जाके भी कर सकते हो। तो मैं उस वाले में करता था, और एक IDC जो डिपार्टमेंट है डिज़ाइन वाला, उस वाले के कोर्स करता था। उसमें वाला कोर्स क्यों करते थे? वही चूँकि इंटरेस्ट था ना उसमें। डिजाइनिंग में क्या इंटरेस्ट? मतलब जैसे बचपन से ही मेरे को ड्राइंग में, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने तो पोएम भी बहुत लिखी है ना, बहुत कुछ किया ना भाई IIT में। मैंने प्ले भी डायरेक्ट किए हैं, पोएम्स भी लिखे हैं, मतलब पोएम रेसिटेशन, ये सब भी। उसके बाद ये जैसे पेंटिंग में, जैसे मैं हॉस्टल का भी वो फाइन आर्ट सेक्रेटरी था, ये सब था। बहुत सारी चीज़ें की, उसमें भी मेरे को जैसे अवार्ड वगैरह भी मिला, ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, ये सब भी IIT से भी। मेडिटेशन एक तरीका आपको मिला या क्या? नहीं, जो 4 जो मार्ग जो बताए हुए हैं वही है मेन तो। भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब जो मैंने जो किया है अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली में ज्ञान योग है। मतलब मुझे उसका नाम बाद में समझ में आया कि इसको ज्ञान योग बोलते हैं। ज्ञान योग मतलब कि हर चीज़ को तुम ज्ञान के थ्रू लॉजिकली तुम काट रहे हो। जो पहले जैसे शास्त्रार्थ करते थे ना, वो ज्ञान योग वाली ही चीज़ है कि हाँ आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, अच्छा मैं सही जवाब दे रहा हूँ, अपनी सहमत नहीं होगी, यदि मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो मैं हार गया, आप जीत गए। वैसे वाला है ना, वो ज्ञान योग वाली चीज़ है कि तुम ज्ञान के अंदर जाके उस चीज़ पे पहुंच रहे हो। फिर उसके बाद ये क्रिया योग होता है, जैसे वो अभी वो गुरुजी बता रहे थे, ये जो चक्र होता है कुंडलिनी, जो 7 चक्र होते हैं, जब तुम क्रिया को ऊपर फोकस करते हो कि अभी मैं जैसे मेरा मुंह हिल रहा है तो क्रिया हो रही है ना, तो ये क्रिया कैसे हो रही है, इसको अंदर से जानना कि कौन सा स्विच पहले हिला, फिर उस स्विच ने कौन सा स्विच हिलाया। जैसे इसको मैं डोमिनो की तरह बताता हूँ लोगों को, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे एक वो डोमिनो गिरा, उससे टक 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 सारे गिर जाते ना ऐसे। तो मान लो जैसे क्रिया हुई कि मतलब एक विचार आया कि हाथ को ऐसे घुमाना है, और फिर वो कैसे वो विचार से यहाँ पे तरंग गई होगी, फिर वो यहाँ पे मसल से गया होगा, फिर वो हाथ कैसे घुमाया होगा। तो इसको जब तुम अंदर से देख के उसको जानना शुरू कर देते हो, वो क्रिया योग है, मूवमेंट को। फिर कर्म योग है। कर्म योग मतलब कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसको भगवान को अर्पित कर दो, निष्काम कर्म। वो सेवा जिसको बोलते हैं ना, वो वही है। आश्रम में या कहीं पे भी तुम जो सेवा करते हो बिना आशा के, मतलब कि क्या हो मिलेगा, वो कर्म योग है। तो वो भी कर सकते हो। और फिर लास्ट वाला भक्ति योग,
भक्ति योग में बेसिकली मतलब इसको साइंस से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट भक्ति योग मतलब कि भगवान की आराधना करना, और पहले तो भगवान और लास्ट में फिर मतलब भगवान हो जाना इन सेंस। अभी आप कौन से उसमें है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग? करते हैं ना एक साथ ही, वो मिक्सचर है। वैसे लाइफ में तुमको मिक्सचर ही करना पड़ेगा टोटल। जब सब कुछ मतलब इसके पहले की लाइफ ऑलरेडी चीज़ें चल रही थी, पर अभी जैसे आपने वैराग लिया, कपड़े त्याग दिए, बाकी चीज़ें वो हुई, मतलब कितना इसको लेकर के ये जो चेंज हुआ इसमें कितना दिक्कत? नहीं नहीं, मेरे तो अपने आप ही हो रहा है ना, मैं वही बता रहा ना, मैंने से कुछ लिया कुछ नहीं है ना। कहाँ लिया मैंने, बताओ अब इस सब में कहाँ लिया मैंने कुछ भी। मिलता है सब जैसे तुम जैसे आगे बताते हैं कि हाँ अब ये करना है वैसे करना है, और जैसे अभी ये वैराग वाला है, जैसे नंगे पैर है, नंगे पैर चलने से तो बहुत बढ़िया चेतना रहती है, क्योंकि तुम टच में रहते हो, तो तुम फिजिकल रियलिटी के हमेशा तुमको इनपुट मिलता रहता है, तो तुम विचारों में कम खोते हो। ऐसे ही शरीर में भी वही, तुम तो ज़्यादा ढकोगे वकोगे तो उसकी वजह से वो कंफर्टेबल तो रहता है, बट कंफर्ट की वजह से तुम मेंटल स्पेस या विचारों में ज़्यादा फंसने के चांस रहता है। और ये सब तो जैसे आदत हो गई धीरे धीरे। मैं दिल्ली में जब था उस टाइम पे 3-4 महीने मैं दिल्ली में रहा वहाँ पे, तब मैंने पूरी पढ़ाई की सारी साइंस के, क्वांटम फिजिक्स से लेके न्यूरो साइंस से लेके कंप्यूटिंग से लेके एनालॉग से लेके जितना भी सारा सब पढ़ के वहाँ पे वही जैसे जो साधना जो वहाँ पे सीखी थी ना आश्रम में, वो साधना करता था सुबह जैसे 2-3 घंटा, बीच में फिर मैं अपने वाला वो साधना करता था ज्ञान वाली कि हाँ अच्छा अभी आज ये चीज़ सीखनी है, आज इसके बारे में पढ़ना है। ये सारी धर्मों की किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ी, हदीस पढ़ी, ये पढ़ी, बुद्ध धर्म की पढ़ी, चाइनी की हिस्ट्री पढ़ी, इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ी, इसका पढ़ा उसका पढ़ा, सारी चीज़ मतलब ये है क्या यार, इसको देखो तो ही है क्या, चक्कर क्या है ये सब। फिर वो सब किया उस टाइम पे। फिर मैं लेकिन जैसे सर्दी का टाइम था तो ठंडे पानी से नहाने की प्रैक्टिस करता था, ठंडे पानी से नहाता था। तो शुरू में तो जैसे लगती थी ठंड तो ऐसे वो करके कि हाँ तुम कहाँ पर हो, बट ठीक है तुम थोड़ा वैसे करो, हाथ से कर रहे हो, पर धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगता है, वो शरीर भी उसका वो धारण कर लेता है, वो आदत हो जाती है ना, थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी। तो उसके बाद जैसे वो सब छोड़ के फिर मैं वहाँ पे पद यात्रा के लिए गया, वो मनाली गया, वहाँ पे से मनाली से चलना शुरू किया मैंने। अकेले पद यात्रा? हाँ, कहाँ से कहाँ? मनाली से शुरू किया मैंने, फिर पहले हिमाचल में गया मैं, फिर पहले वो खीर गंगा जो वैली है कसोल वाली, फिर ऊपर खीर गंगा तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वो आगे तीर्थन वाली वैली में ऊपर तक गया, फिर वापस आया, फिर नीचे आके ये नारकंडा से फिर इस साइड उत्तराखंड की साइड आ गया। नहीं ये तो सब महादेव डायरेक्ट करे ना, इसके बाद तो बताया तो उसके बाद तो सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। वो बोले क्या चाहिए करना है, देख तेरे को ये काम करना है, उसके लिए ये चाहिएगा। अब वो चीज़ें सिखा भी रहे हैं। जैसे उस टाइम पे बहुत सारे जैसे बीच में ऐसे बाबा लोगों से मिला, मैं उनके साथ रहा, अब मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कि ये ज़िंदगी जीना होता क्या है, कि ये आश्रम में बैठे हैं ये कैसे जी रहे हैं, ये धोने के ऊपर, अब पहाड़ के ऊपर तुम केदारकंठा चढ़ के जाते हो वहाँ पे वो बाबा जी बैठे हुए अकेले, सोचो तुम वहाँ पे बैठो, तुम वहाँ पे कैसे जीवन है, क्या करते हैं, तुम उनकी शैली को समझते हो ना, ये धोना लगाना, ये चिमटा रखना, इसको कैसे तुम साफ करते हो, कैसे रखते हो, कैसे सीखोगे वो तो फर्स्ट टाइम वो सीख रहे हो ना तुम वहाँ जाके ऐसी चीज़ें कर करके। तो ऐसे ही धीरे धीरे जैसे अलग अलग टाइप के लोग मिलते गए, फिर मैंने पूरे चारों धामों की किया पूरा उत्तराखंड के अंदर। हाँ चारों धाम करके फिर वो पूरा करके फिर भविष्य बद्री गया, फिर मैं लास्ट में वो बद्रीनाथ के आगे आता ना। पैदल जाते थे आप? पैदल हर रोज चलता था, ऐसे कुछ नॉलेज का कुछ ऐसे वो लगा लेता था कान में जो सीखना है, क्योंकि वो भी सब चल रहा है, सीखना भी साथ के साथ, और डाउनलोड किया और फिर चलते जाओ। और पहाड़ों में तो वैसे भी बढ़िया वादियाँ रहती है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, ट्रैफिक इतना नहीं रहता है, बढ़िया से चलते जाओ। बीच बीच में इतने सारे आम के पेड़ आते हैं, कुछ और पेड़ आते हैं, वहाँ पे तो ऐसे ही है, पूरा खाओ प्रकृति दे रही है, फ्रूट भी सब। नौकरी छोड़ी, तमाम चीज़ें हुई, जैसे आपने अभी कहा प्रकृति देती है खाते रहो, मतलब पैसे रुपए को लेकर के सब मोह माया खत्म हो चुकी थी, जो जहाँ से मिला है मतलब वैसे। अभी तो जैसे पैसे वही चल रहे जो कनाडा में कमाए थे वही, क्योंकि वो डॉलर में कमाए थे तो भारत में आकर ज़्यादा हो जाते हैं वो तो अभी तो वही चल रहे। बट वो वही है कि जब तक वो हैं, जैसे मैं महादेव को बोलता है यार महादेव पैसे खत्म हो जाएंगे, पर अभी तो है ना तेरे पास जब है तो उसको यूज़ कर ला, मतलब जब नहीं हो गए तो तब तो कंप्लेन करना ना मेरे को है तो उसको क्यों डर रहा है, मतलब आएंगे ना, मतलब और तो करता जा, तू अपने कर्तव्य पे ध्यान दे, अपने कर्म पे ध्यान दे, तुझे करना क्या है, और उसके लिए तेरे पास है अभी पूंजी,
जितना करना है उसके लिए तो है, बस तू करता जा। तो बस वही करते गए आगे बढ़ते गए। फिर ऋषिकेश में गया, बीच में जैसे फ्लूट बजाता था, मैं फ्लूट बजानी सीखी। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे म्यूजिक के अंदर फिर ये राग वगैरह, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये सब काम कैसे करता है, अंक गणित कैसे काम करता है, सांख्यिकी कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं वो कैसे काम करती है। तो ये सब चीज़ों के अंदर डीप में जा जाके ना, और फिर अभी मेन मकसद तो वही है कि पूरे ज्ञान को एक अच्छे से समझ के उसको ऐसे शब्दों में डालना ताकि आम इंसान को समझाया जाए या आम बच्चे को समझाया जा सके। का मकसद मिल गया, जो आप कह रहे थे कि अब इसके बाद क्या करना है, तो अब वो मकसद कहीं ना कहीं मिल गया है कि सारा ज्ञान लेकर के उसको आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। ऐसा हाँ, मतलब वो उसी से आप जो जिस चीज को धर्म बोलते हैं ना उसकी स्थापना होगी। क्योंकि जब ज्ञान में क्लैरिटी होगी ना तब ओपिनियंस फेड हो जाएंगे, समझे आप। तथ्य जब आएगा तब आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता है, फिर वो तथ्य है। तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या मतलब फिर कोई कुछ भी टिप्पणी करता रहे उसके ऊपर, वो तो तथ्य है। तो यदि हम उसको अभी जैसे आध्यात्मिकता वाले जो चीज है यदि उसको विज्ञान से जोड़ दे बढ़िया से, तब कोई उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता ना। अभी क्या है ना, जर्नलिस्ट में भी मैंने इनके ऊपर ही बहुत कमेंट किया ना, मैंने लिखा हुआ है ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। अब वो हो सकता है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि तुमको जो अप्रिशिएट कर रहा है ऑब्वियसली तुम उसके विचारों से सहमत होगे, बट वो अब वो अमेरिका के वो लोग ऐसे भी लोग भी नहीं है कि जो साइंस विज्ञान समझते हो। क्योंकि अभी मैं जैसे सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या, मतलब कि वो न्यूरो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ ये इंसान की बातों में कुछ दम है, उसमें दिमाग नहीं है क्या मतलब। और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अंधविश्वास है, ये सब है। अरे यार कुछ तो देखो, मतलब तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उनकी बात ही देख लो।